हेलो फ्रेंड, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। कल को बेहतर बनाने के लिए आज बेहतरीन करना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम जो पीछे अंकेंशन के बारे में पढ़ रहे थे उसके कुछ टॉपिक ही अब बचे हैं, तो उन टॉपिकों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है संपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन। तो संपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन। जब संपत्तियों के बारे में यह जांच पड़ताल की जाती है कि उन संपत्तियों के ऊपर उसी कंपनी या संस्था का स्वामित्व है या नहीं है, या कंपनी वालों ने ऐसे ही उस संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार बता दिया और वो संपत्ति उनकी है ही नहीं, तो ये इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कंपनियों का सत्यापन किया जाता है। तो किसी संस्था की अधिग्रहण, उनके प्रभार, उसके स्वामित्व, संपत्तियों के ऊपर इत्यादि चीज़ों की जांच करने के लिए उनकी जो जांच पड़ताल की जाती है उसे सत्यापन कहते हैं। तो सत्यापन से अभिप्राय है कि किसी संस्था में संपत्तियों के अधिग्रहण, प्रभार, स्वामित्व, किसी संस्था में संपत्ति के अधिग्रहण, प्रभार, स्वामित्व इत्यादि की जांच पड़ताल करना सत्यापन कहलाता है। स्वामित्व इत्यादि की जांच पड़ताल करना संपत्तियों का सत्यापन कहलाता है। संपत्तियों का सत्यापन कहलाता है। और दूसरा है मूल्यांकन। जब वर्ष के अंत में जब चिट्ठे बनाए जाते हैं तो उन चिट्ठों के अंतर्गत संपत्तियों के पुस्तक मूल्य की जांच पड़ताल करने को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत संपत्तियों के मूल्य की जांच की जाती है और सत्यापन के अंतर्गत संपत्तियों के स्वामित्व की जांच पड़ताल की जाती है। तो मूल्यांकन क्या होता है? चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों के पुस्तक मूल्य की जांच पड़ताल करना मूल्यांकन कहलाता है। कई बार संस्था जो होती है वह पुस्तक मूल्य में अपनी संपत्तियों का मूल्य कभी अधिक दिखा देती है या कम दिखा देती है, तो उसकी जो जांच पड़ताल करी जाती है उसे मूल्यांकन कहा जाता है। तो चिट्ठे में दिखाई गई मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों के पुस्तक मूल्य की जांच पड़ताल करना। दिखाई गई संपत्तियों के पुस्तक मूल्य की जांच पड़ताल करना मूल्यांकन कहलाता है। जांच पड़ताल करना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन कहलाता है। जो मूल्यांकन जो होता है, संपत्तियों का जो मूल्यांकन किया जाता है वह सत्यापन का ही एक भाग होता है। मूल्यांकन सत्यापन का एक भाग होता है। सत्यापन के अंतर्गत ही मूल्यांकन आता है। और जो संपत्तियों का मूल्यांकन जो होता है वह संस्था के अंदर प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। तो संपत्तियों का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है?
उस संस्था के प्रबंधक के द्वारा उन संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो संपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन। सत्यापन क्या होता है? उन कंपनियों के अधिग्रहण, प्रभार या स्वामित्व के ऊपर उसकी जांच पड़ताल करने को संपत्तियों का सत्यापन कहता है, और उनके मूल्य की जांच पड़ताल करने को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन जो है वो सत्यापन का एक भाग होता है, और संस्था के अंतर्गत मूल्यांकन का कार्य प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। तो संपत्तियों का सत्यापन है, मूल्यांकन, ये इतना है। इसके बाद है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। प्रबंधक के द्वारा अपने व्यवसाय को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए उस संस्था के अंतर्गत कुछ रूल बनाए जाते हैं, जिसे कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। कि उस संस्था में कैसे काम करेगी, उस संस्था में कर्मचारी कैसे काम करेंगे, उनके लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है, जो तकनीक काम में ली जाती है, उसे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। तो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जब किसी संस्था में प्रबंधक के द्वारा उस व्यवसाय को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक जो तकनीक काम में ली जाती है, उसे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। प्रबंधक, जैसे कोई व्यवसाय है तो उस व्यवसाय के अंतर्गत कर्मचारी कैसे काम करेंगे, किस प्रकार से उसमें कार्य किया जाएगा, कितने समय तक उसमें कार्य किया जाएगा, किस प्रकार से उनकी पैकिंग की जाएगी, इसके लिए प्रबंधक के द्वारा एक रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसे कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। वह उस व्यवसाय को कैसे कंट्रोल करेगा। तो प्रबंधक के द्वारा व्यवसाय को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जिन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, चलाने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। प्रबंधक के द्वारा व्यवसाय को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दो प्रकार की होती है। पहला आंतरिक निरीक्षण और दूसरा होता है आंतरिक अनुकेंचन। तो यह दो प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है? यह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहली है आंतरिक निरीक्षण और दूसरी होती है आंतरिक अनुकेंचन। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक निरीक्षण और दूसरी होती है आंतरिक अनुकेंचन। जो आंतरिक निरीक्षण जो होता है, इसमें कर्मचारी आपस में एक दूसरे के कार्यों की जांच पड़ताल कर लेते हैं, उसे आंतरिक निरीक्षण कहा जाता है। जब किसी संस्था में कर्मचारियों के द्वारा ही आपस में एक दूसरे के कार्यों की जांच पड़ताल कर ली जाती है, तो उसे आंतरिक निरीक्षण कहा जाता है। लेकिन जब संस्था के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा किए हुए कार्यों की जांच करने के लिए एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, तो उसे आंतरिक अनुकेंचन कहा जाता है।
निरीक्षण के अंतर्गत तो जो कर्मचारी है वो आपस में मिलकर एक दूसरे के कार्यों की जांच कर लेंगे, लेकिन अनकेंशन के अंतर्गत एक योग्य व्यक्ति की जांच की जाती है जो कि कर्मचारियों के कार्यों की जांच पड़ताल करते हैं और उसके बारे में वह सही है या गलत है उसके बारे में पता लगाते हैं। और जो आंतरिक अंकेक्षण जो होता है इसकी नियुक्ति प्रबंधक के द्वारा की जाती है। आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबंधक के द्वारा की जाती है और यह इसका जो प्रावधान है वह धारा 138 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। आंतरिक अंकेक्षण का जो प्रावधान है वह धारा 138 के अंतर्गत दिया गया है। निरीक्षण के अंतर्गत कर्मचारी एक दूसरे के कार्यों की जांच पड़ताल कर लेंगे। इसमें एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी अंकेक्षण की, और जो योग्य व्यक्ति है उसे नियुक्त कौन करेगा? प्रबंधक के द्वारा ही उस योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। और इससे संबंधित जो प्रावधान है वह धारा 138 के अंतर्गत किया गया है। आंतरिक अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान धारा 138 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद है अनकेंशन रिपोर्ट। अनकेंशन रिपोर्ट जब ऑडिटर सारे कार्य कर लेता है उस संस्था के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में जब ऑडिटर के द्वारा सभी कार्यों की जांच पड़ताल कर ली जाती है तो उन कार्यों की जांच पड़ताल से संबंधित ऑडिटर के द्वारा एक वित्तीय विवरण बनाया जाता है और वह वित्तीय विवरण जो होता है वह नियोक्ता को सौंपा जाता है, तो इसे अनकेंशन रिपोर्ट कहा जाता है। तो ऑडिटर के द्वारा बनाया गया जो वित्तीय विवरण है उसे अनकेंशन रिपोर्ट कहा जाता है। जैसे हम स्कूल के अंदर एक वर्ष में हमने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो जब वो साल समाप्त होता है तो हमें उस स्कूल के द्वारा उस संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है जिससे कि पता लग जाता है कि यह बच्चा पढ़ाई में कैसा है, इसने कैसा कार्य किया है। तो हमारे बारे में उस रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हमारी स्थिति के बारे में पता लगता है। इसी प्रकार अनकेंशन रिपोर्ट के अंतर्गत व्यवसायिक स्थिति के बारे में पता लगता है। तो ऑडिटर के द्वारा जो वित्तीय वर्ष के अंत में सभी खातों की जांच पड़ताल करने के बाद एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है जिसे कि अनकेंशन रिपोर्ट कहा जाता है। तो जब अनकेंशक के द्वारा एक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, एक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे अनकेंशन रिपोर्ट कहते हैं। उसे अनकेंशन रिपोर्ट कहते हैं। उसे अनकेंशन रिपोर्ट कहा जाता है। अनकेंशन रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान जो होता है वह धारा 703 के अंतर्गत दिया गया है। तो स्टैंडर्ड ऑफ मानक 700 के अंतर्गत इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मानक 700 के संबंधित इससे संबंधित 700 के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। अनकेंशन रिपोर्ट जो होती है वह वर्ष के अंत में दी जाती है। अब जो ऑडिटर है वह अनकेंशन रिपोर्ट दो प्रकार से देता है। तो अनकेंशन रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट और एक होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। जो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो होती है वह स्वच्छ और अमर्यादित होती है, लेकिन जो क्वालिफाइड रिपोर्ट जो होती है वह मर्यादित रिपोर्ट होती है। तो अनकेंशन रिपोर्ट दो प्रकार की होती है,
यह रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एंड नंबर 2। पहली होती है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट और दूसरी होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। यह रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है अनक्वालिफाइड और दूसरी होती है क्वालिफाइड। जो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो होती है वह सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि यह रिपोर्ट जो है वह ऑडिटर ट्रू एंड फेयर के आधार पर यह रिपोर्ट देता है। तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो होता है वह ऑडिटर के द्वारा ट्रू एंड फेयर के आधार पर दी जाती है। इसमें ऑडिटर उन खातों की जांच पड़ताल करने के बाद यह बताता है कि उस संस्था की वित्तीय स्थिति एकदम सही है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है और खातों में कोई गड़बड़ नहीं दी गई है। तो वह जो इसके लिए जो रिपोर्ट देता है वह अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। इसे अमर्यादित या स्वच्छ रिपोर्ट भी कहा जाता है। दूसरी है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट जो होती है वह इसे मर्यादित रिपोर्ट भी कहते हैं। यह रिपोर्ट जो है वह ऑडिटर ट्रू एंड फेयर के आधार पर नहीं देता है। उसे उन खातों के अंतर्गत जब वह खातों की जांच पड़ताल करता है तो उसे उन खातों के अंतर्गत कुछ गड़बड़ लगती है, तो वह जब यह रिपोर्ट देता है तो वह बताता है कि इन खातों के अंतर्गत क्या क्या दोष हैं, उसके बारे में वह बताता है। तो उससे संबंधित जो रिपोर्ट देता है वह अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। तो ऑडिटर के द्वारा दो रिपोर्ट दी जाती है, एक क्वालिफाइड और एक अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड जो होती है वह ट्रू एंड फेयर के आधार पर दी जाती है, लेकिन जो क्वालिफाइड रिपोर्ट जो होती है वह ट्रू एंड फेयर के आधार पर नहीं दी जाती है। तो ये होता है अनकेंशन रिपोर्ट। इसके बाद पढ़ेंगे हम अनकेंशन के उत्तरदायित्व। जब ऑडिटर खातों की जांच पड़ताल करता है तो उसके कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं जिसे उन्हें पूरा करना होता है। तो अनकेंशक के दायित्व। जब ऑडिटर के द्वारा खातों की जांच पड़ताल वह करता है तो उसके कुछ दायित्व भी बनते हैं। पहले उसके दायित्व दो प्रकार से होते हैं, एक होता है दीवानी दायित्व और दूसरा होता है सहप्राप्त दायित्व। जब ऑडिटर खातों की जांच पड़ताल करता है और वह रिपोर्ट जो देता है उसी रिपोर्ट के आधार पर ही नियोक्ता अपने व्यवसाय के बारे में पता लगाता है और बाहरी पक्षकार जो होता है वह यह सोचता है कि उसे उस संस्था को लोन देना है या नहीं देना है। इसके लिए वह अनकेंशन रिपोर्ट का सहारा लेता है। लेकिन जब ऑडिटर वह रिपोर्ट ही गलत देगा तो बाहरी पक्षकार को भी नुकसान होगा और नियोक्ता जो है उसके विश्वास भी भंग होता है, उस ऑडिटर के ऊपर उस नियोक्ता का विश्वास भी भंग होता है। तो उसके दो दायित्व होते हैं अनकेंशन के। पहला होता है दीवानी दायित्व। दीवानी दायित्व के अंतर्गत जो ऑडिटर है वह दो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। एक तो होता है नियोक्ता के प्रति और दूसरा होता है बाहरी पक्षकार के प्रति। दीवानी दायित्व, इसमें नियोक्ता जो ऑडिटर जो होता है वह दो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। पहला है नियोक्ता के प्रति और दूसरा बाहरी पक्षकार के प्रति। नियोक्ता के प्रति वह इसलिए उत्तरदायी होता है क्योंकि नियोक्ता जो है वह इससे ही अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के पता लगाता है। लेकिन जब ऑडिटर वह रिपोर्ट ही गलत देगा
तो उससे उसके विश्वास भंग होता है, ऑडिटर का कर्तव्य भंग होता है। इसके लिए वह नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो बाहरी पक्षकार जो होता है वह रिपोर्ट को देखकर ही, उस स्थिति का पता लगाकर ही उस संस्था को लोन देता है, तो बाहरी पक्षकार के लिए भी उत्तरदायी होता है। सेकंड है यह सह अपराध दायित्व। जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट गलत बनाता है तो वह उस सरकार के प्रति भी उत्तरदायी होता है, क्योंकि इससे सरकार को टैक्स वगैरह लगाने में दिक्कत होती है, तो वह सरकार के प्रति भी उत्तरदायी होता है। मेन रूप से इसके दो दायित्व होते हैं, पहला है दीवानी दायित्व, दूसरा है सह अपराध दायित्व। अगर ऑडिटर के द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का अपराध किया जाता है तो वह उसे भारतीय दंड संहिता के आधार पर दंड का प्रावधान दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान, भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान। सहअपराध दायित्व में भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान दिया गया है। और दीवानी दायित्व में नियोक्ता और बाहरी पक्षकार के प्रति वह उत्तरदायी होता है। इसके बाद आते हैं कि ऑडिटिंग से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण मामले हैं। कई मामले जो होते हैं उसमें जो न्यायालय है वह जैसे किसी मामले में न्यायालय के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है और ऑडिटर को जो होता है उन बातों को ध्यान में रखकर ही ऑडिटिंग की जाती है। तो कुछ अनकेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण मामले। सबसे पहला और सबसे फेमस जो मामला है वह है किंगस्टन कॉटन मिल्स। किंगस्टन कॉटन मिल्स, इस मामले से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहला है किंगस्टन कॉटन मिल्स। इसके आधार पर न्यायालय ने जो कहा था वह कहा था कि ऑडिटर जो होता है उसे अपना कार्य सावधानी एवं चातुर्य से करना चाहिए। ऑडिटर को अपना कार्य सावधानी, चातुर्य एवं बुद्धिमत्ता के आधार पर अपना कार्य करना चाहिए। ऑडिटर को अपना कार्य सावधानी, चातुर्य एवं बुद्धिमत्ता के आधार पर अपना कार्य करना चाहिए। ऑडिटर जो है उसे शंकाशील होकर कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि हर चीज़ में उसे कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि उसे पॉजिटिविटी के आधार पर ही कार्य करना चाहिए, न कि नेगेटिविटी के आधार पर कार्य करे। तो ऑडिटर को शंकाशील होकर कार्य नहीं करना चाहिए, उसे बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से तथा सावधानी और चातुर्य से कार्य करना चाहिए। और जो ऑडिटर जो है वह एक शिकारी कुत्ते के समान नहीं है, बल्कि एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। ऑडिटर जो है वह एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। तो इस केस के अंतर्गत न्यायालय ने कहा था कि ऑडिटर को सावधानी पूर्वक, चातुर्य एवं बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए, शंकाशील होकर कार्य नहीं करना चाहिए। और जो ऑडिटर जो है वह एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। दूसरा है लंदन एंड जनरल बैंक मामला। लंदन एंड जनरल बैंक मामला। लंदन एंड जनरल बैंक मामला, इसके अंतर्गत जो न्यायालय है उसने कहा था कि ऑडिटर जो होता है उसे ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, लेकिन ऑडिटर जो है वह 100% शुद्धता की गारंटी देना ऑडिटर का कार्य नहीं है। 100% शुद्धता की गारंटी देना ऑडिटर का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि
ऑडिटर जो हम ऑडिटर को जो प्रमाणक और सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं वह उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट देता है। जब वह सूचनाएं गलत होगी तो ऑडिटर सही रिपोर्ट नहीं दे सकता है। तो ऑडिटर जो है वह 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। लंदन एंड जनरल बैंक के मामले में न्यायालय ने कहा था कि ऑडिटर को ईमानदारी से कार्य तो करना चाहिए, लेकिन ऑडिटर जो होता है वह 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। तीसरा है आर्मिटेज एंड ब्रेबर मामला। यह मामला जो है वह संपत्तियों के सत्यापन एवं मूल्यांकन से संबंधित है। आर्मिटेज एंड ब्रेबर मामला जो है वह संपत्तियों के सत्यापन एवं मूल्यांकन से संबंधित है। ये दो मामले जो है किंगस्टन कॉटन मिल और लंदन एंड जनरल बैंक मामला, इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों मामले जो है वह ज़्यादा फेमस माने जाते हैं और कोर्ट ने इसके संबंध में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। तो इसी के साथ हमारा ऑडिट का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम कल से एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ चैनल एंड जय हिंद जय भारत।